हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। हम आ चुके हैं एमपीसी 001 के इजी नोट्स के एक्सप्लेनेशन के लास्ट वीडियो पर। यानी कि आज का जो वीडियो है हमारा 10th वीडियो है सीरीज में। 9 वीडियो आप देख चुके हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टॉपिक है इसके भी हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। मैंने आपको काफी कुछ प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, वो सब रिपीट नहीं करूंगी, आप देख कर आए होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ लास्ट के 4 टॉपिक्स अब बचे हैं, जिसमें कि एक टॉपिक ऐसा है जो मैं आपको यहीं से बताना चाहती हूँ वीडियो में एंट्री करने से पहले कि वो इतना इंपॉर्टेंट है और इतना ज्यादा पूछा गया है। ब्लॉक्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हमारे आज के वीडियो का मेन हाईलाइट है, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स है छोटे छोटे हैं तो क्विक कवर होंगे। ये पोर्शन है, इजी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि ऐसा लगता है कि इसके बिना क्वेश्चन पेपर बन नहीं सकता। मुझे पता है आपको लग रहा होगा मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन ये सच है। जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे और प्रीवियस पेपर उठा के चेक भी कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत पूछा गया है। तो फिलहाल हमें अभी शुरुआत करनी है स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग से, जो है पेज नंबर 58 पे। तो 58 पेज नंबर पर हम पहुंच जाते हैं। ये वो सब टॉपिक्स हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कवर कराए थे और आज यहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है। तो चलिए बिना किसी डिले के अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में काफी बात कर ली थी, तो आपको ये आइडिया तो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेथड होता है उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। डिफरेंट स्टेप्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड चलता है। ये डिफरेंट स्टेजेस भी होल्ड करता है, चाहे आप उन्हें स्टेप कह लीजिए चाहे स्टेजेस की फॉर्म में देख लीजिए, बात एक ही निकल कर आएगी। तो क्या क्या होते हैं वो स्टेजेस जिनमें हम जिसको फॉलो करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये हमें कवर करना है इस पोर्शन में। और ये बहुत आसान है, क्योंकि आप कोई भी नॉर्मल सिंपल सा एक एग्जांपल ले लीजिए। हाल फिलहाल में आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की हो, चाहे छोटी से छोटा काम भी क्यों ना किया हो, तो उसमें आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, वही आपको यहाँ पे समझना है। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया एंड अंडरस्टैंड किया। ठीक है, सबसे पहले आपने जाना कि आपको करना क्या है, समस्या क्या है, बात किस बारे में हो रही है। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, यानी प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्यों वो एक प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है या फिर इल डिफाइंड है, जो भी सारे इश्यूज हैं, क्या ये एक मीनिंगफुल सोल्यूशन होल्ड करती है या नहीं, ये सब कुछ हम अंडरस्टैंड करते हैं जब हम उसके अंदर उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो है वो उसका पहला स्टेप भी है या पहली स्टेज हम कह सकते हैं। ठीक है, स्टेज 1 ये हो गई। अब आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, अब आप क्या करेंगे, अब आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और रिसोर्सेज को भी गैदर करेंगे। मतलब आप ये तरीका ढूंढेंगे, कह सकते हैं कि मेथड फाइंड आउट करेंगे कि सॉल्व किया कैसे जाए। तो उसके लिए आपको जो कुछ भी पॉसिबल चीजें आपकी आपको जरूरत पड़ सकती है, कोई फैक्ट आपको चाहिए, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए लोगों की सपोर्ट चाहिए। बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम, जैसा भी प्रॉब्लम का नेचर होगा, आपको लोगों की सपोर्ट चाहिए या फिर आपको मनी चाहिए या कोई भी ऐसा रिसोर्स चाहिए जिसकी हेल्प से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो काम आप स्टेज 2 में करते हैं। तो ये हो जाती है स्टेज 2। सिंपल है, आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको बहुत सिंपल रीडिंग भी करके कवर कर सकते हैं। अब आपने रिसोर्सेज तो इकट्ठे कर लिए, अब स्टेज 3 में आप क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को जनरेट करना कोशिश करेंगे। सोचेंगे क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, जितने भी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन हो सकते हैं उनको आप जनरेट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे वो पोटेंशियल सॉल्यूशन जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। सारे सॉल्यूशन तो अप्लाई कर नहीं देंगे, तो ऐसे में आप ये देखेंगे कि वो कौन सा मेथड है जो बेस्ट सूटेड होगा इस सिचुएशन में, उसको आप अप्लाई करेंगे। और ये स्पेसिफिक हो जाएंगे, मतलब चाहे तो मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो नेक्स्ट स्टेज में आ गया। ठीक है, 4th स्टेज में है हमने इवेल्युएशन किया और बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट किया। जब हमने बेस्ट सोल्यूशन डिसाइड कर लिया कि अब हम ये करेंगे, क्योंकि ये जो स्टेप्स है ना, जो स्टेजेस हैं, ये हमने छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर दिए हैं। कहीं पर आप कंबाइन करेंगे तो वो गलत है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, जब आपने डिसाइड भी कर लिया तो अब तो इम्प्लीमेंटेशन के अलावा कुछ और बचता नहीं है। तो इस स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में आप उस प्रॉब्लम, उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हो गया बड़ा काम है ये, यहाँ पे ज्यादा टाइम भी लगेगा आपका, ज्यादा एफर्ट्स भी लगेंगे। और लास्ट में आप देखेंगे कि जो आपने अप्लाई किया उसका आउटकम क्या आया। जैसे आप अपने दोस्त की किसी काम में मदद कर रहे हैं, तो उस मदद करने के बाद आप देखेंगे कि उसको कुछ फायदा भी हुआ। तो ये सब आप उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे कि जो हमने सोल्यूशन अप्लाई किया था वो कितना यूजफुल रहा। सिंपल था, बहुत ज्यादा ही सिंपल था ये। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई स्ट्रेट पाथ नहीं होता है, इसमें कई बार हमें बीच में बैकवर्ड भी करना होता है। यानी हमें लगा कि नहीं नहीं ये मेथड ठीक नहीं है, वापस चल के जरा दोबारा चेक करें, तो वापस से भी हमें जाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखते हैं, मेथड को, स्टेजेस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेवेल एंड साइमंस अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच।
ये भी कुछ पूछा गया है कई बार, मैंने आपको बोला था, इसको भी हमें आज के वीडियो में कवर करना है। Alan Neville and Herbert Simon pioneered a cognitive theory of problem solving in the 1960s and 70s। उनका जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है वो माइंड को एक सिंबल की तरह से रिप्रेजेंट करता है, एक मैनिपुलेटिंग सिस्टम की तरह से रिप्रेजेंट करता है, जो एक प्रॉब्लम स्पेस के थ्रू प्रॉब्लम सोल्यूशन तक पहुंचता है। मतलब ये कहते हैं कि ये तो रही प्रॉब्लम और ये रहा इसका सोल्यूशन, अब इसके बीच की जो जगह है वो कहलाती है प्रॉब्लम स्पेस। अगर प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस के नाम से कुछ भी टॉपिक आ जाए सी सेक्शन में तो बड़ी सिंपल सी बात आपको लिख के आनी है। क्या लिखेंगे मैं बता देती हूँ। प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि बिटवीन द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन, यानी द टारगेट या गोल जो है हमारा और जो हमारी प्रॉब्लम है उसके बीच में हम बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करते हैं, बहुत सारी चीजों को डिसाइड करते हैं, बहुत कुछ इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारा हमारा प्रॉब्लम स्पेस कहलाता है। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम स्पेस के थ्रू ही जो है हम सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। अगर प्रॉब्लम स्पेस ही ना हो तो कैसे सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। मतलब अगर प्रॉब्लम है और इमीडिएट सोल्यूशन है तो क्या वो प्रॉब्लम है? आप सोच के देखिए, जिस प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा तो स्पेस मांगेगी और वही स्पेस कहलाता है प्रॉब्लम स्पेस। तो ये जो अप्रोच है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है नेवल्स की, ये क्या कहती है कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो उनका ये कहना है कि एवरी प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रॉब्लम स्पेस, अ मेंटल मैप कनेक्टिंग द इनिशियल स्टेट एंड द गोल स्टेट। इनिशियल स्टेट जहां से आप शुरू करते हैं और गोल स्टेट जहां से आप जहां पर आप खत्म करते हैं। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं हम इसको कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इनिशियल स्टेट है प्रॉब्लम की और जो है यहाँ पे गोल स्टेट है, तो इसके बीच का जो स्पेस है वो कहलाता है प्रॉब्लम स्पेस। अब इस प्रॉब्लम स्पेस में विद इन दिस स्पेस आर इंटरमीडिएट स्टेट्स। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा एक रास्ता वन यूनिट की तरह से नजर आएगा, उसके अंदर छोटे छोटे पाथ हो सकते हैं जिसको हम इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। और यहाँ पे ऑपरेटर्स भी होते हैं, मतलब कुछ मूव्स और एक्शन जिनको हमें मैनिपुलेट करना है वो भी यहीं पर होते हैं। इसके बाद ये बात करते हैं मीन एंड एनालिसिस की। देयर की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड मीन एंड एनालिसिस। ये मैंने आपको बताया ही था कि मीन एंड एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आइडेंटिफाइंग द गैप बिटवीन योर करंट स्टेट और योर गोल स्टेट। जब हमें ये दिखता है कि हमारी प्रॉब्लम जो है और जो उसका गोल स्टेट है उसके बीच में कम दूरी है, ये तो नहीं कह सकते दोनों बिल्कुल बराबर से लगी हुई हैं, तब तो वो प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगी, कुछ तो गैप होगा। तो जितना हमारा गैप है उसको हमने पहले देखा, हमें ये लग रहा है कि 2-3 स्टेप से के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम उसके और ज्यादा टुकड़े करें, पर हमें ये लगता है कि अभी तो हमें इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में महीनों लगेंगे, तब हम उसको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि वो गैप को हम पहले आइडेंटिफाई करें, तब तो जाके कहीं मीन एंड एनालिसिस यूज करेंगे। और उसके बाद हमने सब गोल्स बना दिया तो वो गैप रिड्यूस होने लगता है। अब सब गोल बनाने से गैप रिड्यूस कैसे होता है, जब हम कोई भी काम टुकड़ों में करना होता है तो हमें आसान लगने लगता है। ऐसा होता है, आप ट्राई करके देखिएगा। तो इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी काम डिवाइड कर देते हैं तो हमें लगता है हमने 2 गोल अचीव कर लिए, 3 कर लिए, अब 4 ही रह गए हैं। तो इस तरीके से पार्ट्स में करने से जो है प्रॉब्लम ईजी हो जाती है। सेलेक्टिंग ऑपरेटर्स और एक्शंस दैट ब्रिंग यू क्लोजर विद ईच स्टेप। अब हर स्टेप पर हमने क्या किया, जब प्रॉब्लम को हम एज अ पूरे स्पेस को एज अ वन देख रहे थे तो हमें बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो सकती है, माइंड में लगेगा कि ये होगा कैसे। लेकिन जब हमने छोटे छोटे स्टेप में उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया, मीन एंड एनालिसिस उसका किया, तो हमें लगा कि इस छोटे काम में तो ये हमारी हेल्प कर सकता है। तो साइमल्टेनियसली हम एक चीज पे वर्क कर रहे हैं, दूसरा दूसरे स्टेप पे वर्क कर रहा है, पता चला हमने एक ही टाइम के अंदर 2 स्टेप कवर कर लिए। तो टुकड़ों में करने से हम दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, या नॉट जस्ट हेल्प दूसरे की, ये हो सकता है कोई और भी सिचुएशन हो सकती है। फिलहाल जैसे भी है, हम कुल मिला के मीन एंड एनालिसिस की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दिस मेथड ब्रेक्स अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल पार्ट्स एंड सॉल्व्स ईच पार्ट सीक्वेंशियली, मूविंग स्टेडली टुवर्ड्स द फाइनल सोल्यूशन। ये हमने अभी बात करी। इसमें ये ह्यूरिस्टिक सर्च की भी बात करते हैं। नेवेल एंड साइमन ने ह्यूरिस्टिक, जिसको रूल ऑफ थंब स्ट्रेटेजी कहते हैं, इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम स्पेस में ये बहुत ही एफिशिएंटली नेविगेट करती है। जीपीएस, जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर कंप्यूटर मॉडल, यूज heuristic to avoid checking every possible path and instead followed promising tracks। कॉमन स्ट्रेटजीज जो भी होती हैं आप पढ़ चुके हैं, ट्रायल एंड एरर, हिल क्लाइंबिंग, चूजिंग ऑप्शन दैट अपीयर टू रिड्यूस द गैप एंड वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द गोल। तो ह्यूरिस्टिक सर्च को ये मानते हैं कि ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, तो कम टाइम में पॉसिबिलिटी होती है कि कम टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अगर हो गई तो वास्तव में टाइम कम हो जाता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड को ये सपोर्ट करते हैं, कुल मिला के ऐसे आप समझ सकते हैं। इसी मेथड के अंदर आता है सिंबॉलिक प्रोसेसिंग एंड सर्च मैकेनिज्म।
उनका जो मॉडल है दैट ट्रीट्स थिंकिंग एज सिंबल मैनिपुलेशन यूजिंग सिंबल्स स्टोर्ड इन मेमोरी एंड अप्लाइंग ऑपरेटर्स टू मूव बिटवीन स्टेट्स। उनका ये कहना है कि हमारे माइंड में चीज़ों के स्कीमाज होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, तो हमारा माइंड क्या करता है, जो हमारी मेमोरी में स्टोर्ड हैं उन्हें सिंबल की तरह से मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, थॉट्स को, और क्विक चीज़ों को वर्क करता है। जैसे अगर हम किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें आपसे, तो उस कॉन्सेप्ट की कुछ इमेज आपके माइंड में होती है, तो वो इमेज आपको हेल्प करती है उस प्रॉब्लम में आपको जल्दी से आगे ले जाने में। जैसे आपके पास किसी भी प्रॉब्लम का पहले से एक्सपीरियंस है, आपने सिमिलर प्रॉब्लम जो है वो कभी अटेंड किया है, तो अब क्या होगा, आप वो पूरा प्रोसेस नहीं सोचेंगे, वो एक स्कीमा क्विकली आपके माइंड में आएगा और वो आपको पूरा एक क्लियर पिक्चर देके चला जाएगा, जबकि आपने जब उसको हैंडल किया था तब पूरा पूरा टाइम और एफर्ट लगाया था। तो वो यही कहते हैं कि जो सिंबॉलिक प्रोसेसिंग होती है और जो हमारा सर्च मैकेनिज्म है वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो कॉग्निटिव मॉडल है क्योंकि ये, तो ये इस चीज पे भी फोकस करता है कि हम चीजों को दिमागी तौर पर क्विकली हैंडल कर सकते हैं। तो ये था सिंबॉलिक प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सर्च मैकेनिज्म इसके अंदर। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, रेलेवेंस भी है। ये जो मॉडल है वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के साथ अच्छे से वर्क करता है, जबकि इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स में और ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स में ये लेस इफेक्टिव रहता है। तो ये है नेवेल एंड साइमंस अप्रोच, जो एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के थ्रू अंडरस्टैंड करने में, कि कैसे प्रॉब्लम स्पेस होता है, क्या मीन एंड एनालिसिस हम ह्यूरिस्टिक्स का इसमें यूज करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इस मेथड के थ्रू। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि आज के हमारे वीडियो का मेन हाईलाइट भी है, मैंने आपको बताया कि ब्लॉक्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। इस टॉपिक को बिगिन करने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो ए, बी और सी तीनों सेक्शन को डोमिनेट करता है। तीनों में इसका क्वेश्चन आ सकता है और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ना आए ऐसा बहुत ही रेयर हो सकता है। फिलहाल ये जो टॉपिक है कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, पहले ये बता देती हूँ। आपको डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स अभी पढ़ने हैं, जैसे आपको सामने नजर आ रहा है कॉग्निटिव ब्लॉक्स, इसी तरीके से इमोशनल ब्लॉक्स, सोशल ब्लॉक्स, इस तरीके के डिफरेंट ब्लॉक्स, एनवायरमेंटल ब्लॉक्स। तो क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में किस किस तरीके से बन सकता है। सबसे पहले तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर ब्लॉक्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिफाइन एनी 2 और 3, मे बी डिपेंड करेगा उन पर, वो किसी भी तरीके से 2 पूछ सकते हैं, या फिर लॉन्ग में नाम लेकर पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन इमोशनल एंड कॉग्निटिव ब्लॉक्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको दोनों 5-5 मार्क्स के हिसाब से डिवाइड करके आंसर करना होगा। अब 6 मार्कर में जब क्वेश्चन आता है तो कोई एक ब्लॉक को पूरा डिफाइन करने के लिए कह देते हैं, तो वो 6 मार्कर के हिसाब से हो जाता है। सी सेक्शन में जब यही क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे अभी स्क्रीन पर तो ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, आपको भी 2-4 चीजें दिख रही होंगी, मेंटल सेट, फंक्शनल फिक्सनेस। तो ये इस तरीके के टॉपिक हैं जो सी सेक्शन में अंदर से टॉपिक आ सकते हैं। सब में ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ ही टॉपिक होंगे, और जो होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे अभी 2 टॉपिक तो सामने से दिख रहे हैं आपको, मेंटल सेट क्या होता है, फंक्शनल फिक्सनेस क्या होती है, ये सी सेक्शन में भी पूछा जाता है और मिलाकर भी कभी बी में पूछा जा सकता है। तो मैंने वही आपको चीज बताई कि ये टॉपिक ऐसा है जो इतने क्वेश्चन प्रोड्यूस कर सकता है एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी काफी हाई है इसके क्वेश्चंस को क्रिएट करने की। तो आइए एक क्विक ब्रेक के साथ में मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगी। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे ही दिया है। शुरुआत करेंगे हम पहले तो ब्लॉक्स का मतलब समझ लेते हैं। हालांकि हमने यहाँ इंट्रोडक्शन में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने हिसाब से भी। ब्लॉक्स हो गए प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो ऑब्स्टिकल्स जो प्रॉब्लम को सॉल्व होने में रोकते हैं, राइट। वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में दिख सकते हैं, सोशल लेवल पे दिख सकते हैं, इमोशनल लेवल पे दिख सकते हैं, कॉग्निटिव, तो उन्हीं को हमें अलग अलग डिफाइन करना है। सबसे पहले जो कॉग्निटिव ब्लॉक्स हैं वो इस बात से रिलेटेड होते हैं कि हम सोचते कैसे हैं। हमारे सोचने वाले एंगल से जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व होने से रोकती हैं और दूसरी प्रॉब्लम बन जाती हैं, वो सभी कॉग्निटिव ब्लॉक्स कहलाते हैं। ये कॉग्निटिव ब्लॉक्स हमेशा ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक को दिखाते हैं। ये जो कॉग्निटिव ब्लॉक्स है ये हमेशा ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक को दिखाते हैं, क्योंकि सोच तो इंसान ही सकता है, प्रॉब्लम खुद थोड़ी सोच सकती है। इसी वजह से हम यहाँ पे कॉग्निटिव ब्लॉक्स में ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सबसे पहले है मेंटल सेट, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया था, लेकिन फिर से बता देती हूँ, सी सेक्शन के लिए भी आप इसको मान के चलिए। A mental set happens when we keep trying to solve a new problem the same way we solved an old one, even if that method does not work anymore. कई बार हमें कुछ प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही काम करिए, अरे मुझे पता है, मैंने पहले ट्राई किया है। हम लगे रहते हैं ये सोच के कि ये तो सिमिलर प्रॉब्लम है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि सिमिलर प्रॉब्लम में सिमिलर सोल्यूशन वर्क ना करे, तो हमारा मेंटल सेट दिखाता है, ये फिक्स उसको दिखाता है कि हमारा मेंटल सेट ऐसा है कि जो उसको लिमिट कर रहा है, हम अलग नहीं सोच पा रहे हैं। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग लिमिट्स अवर क्रिएटिविटी एंड स्टॉप्स अस फ्रॉम एक्सप्लोरिंग बेटर और इजियर सोल्यूशन।
हो सकता है लास्ट टाइम हमने कुछ डिफिकल्ट ट्राई किया था पर इस बार इजी भी हो सकता है, पर हम वो सोच ही नहीं रहे हैं, तो यानी हम एक फिक्स माइंडसेट से यहाँ पे रह रहे हैं। इट मेक्स अस स्टिक टू फैमिलियर वेज इंस्टेड ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू दैट माइट एक्चुअली वर्क बेटर इन द न्यू सिचुएशन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप रीड करिएगा खुद ही, क्योंकि मैं अभी आगे और काफी सारे ब्लॉग्स हैं मुझे इस वीडियो में कवर करने हैं। अब आते हैं फंक्शनल फिक्सनेस की तरफ। फंक्शनल फिक्सनेस जो होती है वो फंक्शनैलिटी को दिखाती है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आइडिया है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो कई बार अलग अलग तरीकों से यूज हो सकती है, मतलब उसमें कुछ और नया हो सकता है, लेकिन हमने उस ऑब्जेक्ट की, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मेंटल सेट और फंक्शनल फिक्सनेस में फर्क क्या है। ये जो फंक्शनल है ना, फंक्शनैलिटी है, वो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, लेकिन जो फिक्सनेस है वो हमारी तरफ से है। हमें ये लग रहा है कि जैसे कई बार आपने देखा है लोग डीआईवाई करते हैं, स्कूल में होता है कि बच्चों को सिखाया जाता है कि आप वेस्ट से कुछ अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो जो लोग फंक्शनल फिक्सनेस पे हाई होते हैं वो कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते, जो कहते हैं वेस्ट से कुछ बेहतर बनाने की जो कोशिश करते हैं। तो क्योंकि उनको ये लगता है कि इस चीज का यूज यही था और इसका फिर कुछ और यूज नहीं हो सकता, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन वही एक पर्सन जो बहुत क्रिएटिव होगा, वो एक बेकार से बेकार, खराब से खराब, टूटी से टूटी चीज से भी कुछ नया क्रिएट कर देगा। तो मतलब ऐसे लोग जो आप देखते होंगे, आपको वीडियोस में दिखते होंगे या फिर कहीं भी आसपास अपने दिख सकते हैं, आप में से खुद भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। तो इसका मतलब फंक्शनल फिक्सनेस की इश्यू आपके साथ नहीं है। आप ओपनली सोच सकते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, मैं आपको जरूर रिलेट कराऊंगी कि आपको एक पिक्चर लगानी है तो आप एक हैमर यूज कर रहे हैं। अब आपने अब आप हैमर ही ढूंढेंगे, आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं कि वो भी तो इस काम को कर सकता है। ये फंक्शनल फिक्सनेस है। तो इस तरीके से ये एक ऐसा इश्यू होता है। अब ये प्रॉब्लम किसकी तरफ से आ रही है? ये हमारी तरफ से आ रही है, मगर फंक्शनैलिटी की बात किसकी हो रही है? ऑब्जेक्ट की हो रही है। तो यही फर्क है मेंटल सेट और इसमें। फंक्शनल फिक्सनेस में मेंटल सेट इन्वॉल्व होता है कुछ हद तक, क्योंकि हमने अपने माइंड को फिक्स कर लिया कि हम तो वैसा ही सोचेंगे, तो हमारा तो मेंटल सेट काम कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक को हम इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए ये डिफरेंट हो जाता है इससे। पर फिर भी कुछ कंपोनेंट सिमिलर रहता है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस ये कब होता है? जब किसी को ये लगता है कि वो किसी भी चीज को करने की सबसे ज्यादा योग्यता रखते हैं, सबसे ज्यादा नॉलेज उनके पास है, जो है सब कुछ उन्हीं के पास है। ऐसा सोच लेने से क्या होता है, कोई दूसरा पर्सन अगर हमारी हेल्प भी कर सकता है तो हम उसकी हेल्प ले ही नहीं रहे, क्योंकि हमें लगता है हम ही सब कुछ जानते हैं। हम ब्रह्मास्मि वाली बात हो गई कि मुझे ही सबसे ज्यादा पता है, तो मैं क्यों पूछूं किसी और से। पर अब हम उस प्रॉब्लम में लगे हुए हैं क्योंकि हमें लग रहा है हमें ही पता है, हम कर लेंगे। मगर जो दूसरा पर्सन हमें शॉर्टकट बता सकता था, हमने उसकी हेल्प नहीं ली, उसको इग्नोर कर दिया। तो ऐसा करना किसकी तरफ से हो रहा है? ह्यूमन बीइंग की तरफ से हो रहा है। इसीलिए ये कॉग्निटिव बायस है और कॉग्निटिव ब्लॉक के अंदर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो जो लोग इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक को पजेस करते हैं वो इस चीज पर हाई होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बायस पर। एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब आपको जब आंसर में लिखना हो, आपको लगे कि मुझे कंटेंट बढ़ाना है, तो आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दो दो पॉइंटर्स बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल्स बढ़ा दीजिए सबसे अच्छा, सब में दो दो एग्जाम्पल लिखिए। आप देखिएगा अभी आपको देखने लग नहीं रहा होगा स्क्रीन पर, जब लिखेंगे तो ये 2 पेज से ऊपर पहुंच जाएगा, उतना आप लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अपने पॉइंटर्स बढ़ा दीजिए। और जब वैसे भी जब अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, आप कौन सा ये रट्टाफिकेशन करके एग्जैक्ट यही लिख के आएंगे, आप तो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, तो अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स को इलेबोरेट आप कर सकते हैं। अब आते हैं इमोशनल ब्लॉक्स की तरफ, लिंक्ड टू फीलिंग्स एंड इमोशंस। अब फीलिंग और इमोशंस किसके होंगे? ये भी ह्यूमन बीइंग के होंगे, ऑब्जेक्ट में इमोशंस नहीं होते। तो यहाँ पर हमें कॉग्निटिव से हटके फीलिंग वाले पार्ट पे आ जाना है। आपने कॉग्निटिव अच्छे से समझ लिया तो ये तो और भी जल्दी हो जाएगा। अब क्या होता है, प्रॉब्लम आई और उसे देख के हम घबरा गए, एंग्जाइटी में आ गए, स्ट्रेस हो गया हमें, तो मतलब हम कहीं ना कहीं इमोशनली वीक है। और अब ये इमोशनल वीकनेस हमारी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और वो प्रॉब्लम क्योंकि इमोशनल लेवल पर होगी, इस वजह से वो इमोशनल ब्लॉक बन जाएगी। क्या क्या हो सकती है? एंग्जाइटी और स्ट्रेस का होना। जिनके अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी ज्यादा होती है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, सही से सोच नहीं पाते, प्रेशर में आ जाते हैं और उनके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंग्जाइटी कैन ऑल्सो रिड्यूस अवर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से हम अपने सोल्यूशन पर भी डाउट कर सकते हैं। दूसरी चीज हो गई फियर ऑफ फेलियर। जिस पर्सन के अंदर फेलियर का फियर होगा, डर होगा, इमोशनल लेवल में बहुत सारे पॉइंटर्स आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से कि जिनके अंदर फियर होगा वो कुछ भी नया करने से डरेंगे। जिनके अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर लो होगा वो किसी काम को नया करने से डरेंगे। रिस्क टेकिंग बिहेवियर टू सम एक्सटेंट इज रिक्वायर्ड इन एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्योंकि कई बार हमें होता है कि हमें लेना पड़ता है रिस्क, क्या पता क्या हो जाए आगे चल के। तो वो भी है कि किसी पर्सन में कितना होता है, इस पर डिपेंड करता है।
ठीक है, जैसे देखिए, एन एम्प्लॉय हैज अ ग्रेट आइडिया फॉर अ न्यू प्रोडक्ट बट कीप साइलेंट इन मीटिंग्स फियरिंग द आइडिया विल बी रिजेक्टेड और लाफ्ड एट। इसकी वजह से वो अपने आइडिया को डिस्क्लोज ही नहीं करता है। नेगेटिव इमोशन, जो लोग नेगेटिव होते हैं, ज्यादा सी टाइप पर्सनैलिटी होती है, जिनकी डी टाइप पर्सनैलिटी होती है, वो लोग नेगेटिव इमोशंस की वजह से रैशनली नहीं सोच पाते, वो चीजों को नेगेटिव व्यू ही करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती और अच्छे तरीके से वो नहीं पहुंच पाते, एक इमोशनल ब्लॉक हो जाता है। अब और जो भी ब्लॉक आएंगे ना, वो बड़े इजी इजी हैं, आप मल्टीपल आंसर्स बना सकते हैं, मतलब मल्टीपल पॉइंटर्स बना सकते हैं। सोशल ब्लॉक, ये वो प्रॉब्लम्स हैं, ये वो ब्लॉक्स हैं जो हमारे सोशल इंटरेक्शन से होते हैं या फिर ग्रुप इन्फ्लुएंस से होते हैं। ग्रुप थिंक किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे पार्टिसिपेट करता है, पहले तो ये जान लीजिए कि ग्रुप थिंक होता क्या है। ये आपके 4th पेपर में सोशल साइकोलॉजी में नजर आने वाला टॉपिक है। यहाँ पे ये कर रहा है क्योंकि ये कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, इसलिए आपको जरूरत पड़ रही है। ग्रुप थिंक हैपेंस व्हेन पीपल इन अ ग्रुप अवॉइड एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ओपिनियंस जस्ट टू मेंटेन हार्मनी। उन्हें लगता है कि 10 में से 9 लोग एक जैसी बातें कर रहे हैं, मैं अलग बात करूंगा तो मैं तो ऑड वन आउट हो जाऊंगा, मुझे ऑड वन आउट होना नहीं है, चाहे भले ही पॉजिटिव सेंस में हो। तो इस वजह से पुअर डिसीजन की तरफ भी कई बार जो है वो ऑल्टरनेटिव आइडियाज भी रह जाते हैं और कुछ क्रिएटिव होने से रह जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। किसी को सपोर्ट नहीं मिल पाती सोशल लेवल पर, तो ये भी एक सोशल ब्लॉक है। अच्छा, ये भी हो सकता है, आप लैक ऑफ सपोर्ट में को भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सपोर्ट, नो सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, पुअर रिलेशनशिप्स, ये सब भी जो है वो सोशल ब्लॉक्स हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपना पार्ट प्ले करते हैं। अगर हमारे रिलेशनशिप्स पुअर हैं, हमारे लोगों के संग अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि हमें जहाँ लोगों की जरूरत पड़ेगी वो हमें मिलेंगे नहीं, तो हमारा काम सही से हो नहीं पाएगा। अब है एनवायरमेंटल ब्लॉक्स। कुछ एक्सटर्नल सिचुएशन और सराउंडिंग्स जो हमारे होती हैं वो हमारे एनवायरमेंटल ब्लॉक में आती हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट सबसे पहले, जो हम आसपास में हमारे एनवायरनमेंट है वो भी डिपेंड करता है। जैसे आप किसी चीज को, काम को करना चाहते हैं क्वाइट प्लेस में, लेकिन बाहर बुरी तरीके से डीजे बज रहा है, तो आप क्या करेंगे? ये आपके लिए एक हजार्ड हो गया, एक ब्लॉक हो गया जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने दे रहा है। तो एनवायरमेंटल ब्लॉक इस तरीके के होते हैं जो कि नॉइज और किसी भी तरीके का जो शोर शराबा हो गया या कुछ भी हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो गई। कल्चरल कॉन्स्टेंट्स भी इसके अंदर आते हैं। कई बार हमारे कल्चरल वैल्यूज और सोशल नॉर्म्स होते हैं जो लोगों को कुछ अलग सोचने से रोक देते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, हम अपने इससे हटकर बात करेंगे तो लोग सोचेंगे अपने कल्चर के अगेंस्ट जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट में उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते और अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। तो ये भी एक ब्लॉक हो जाता है। अब ये जो प्रोसीजरल ब्लॉक हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। तो सम एक्सटेंट आप इससे पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ा था? कनेक्ट कीजिएगा, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था। प्रोसीजरल ब्लॉक का मतलब हो गया कि हम प्रॉब्लम को कैसे व्यू कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं। प्रॉब्लम की हैंडलिंग यानी प्रॉब्लम की प्रोसेसिंग, राइट। तो उस प्रोसेस में जो प्रॉब्लम होगी, जो ब्लॉक्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे? अगर प्रॉब्लम ठीक से डिफाइन नहीं है, ये वो सारे पॉइंटर्स आप लिख सकते हैं ऊपर से उठा के जो आपने प्रीवियस में देखे थे, कि अगर प्रॉब्लम ठीक से डिफाइन नहीं है तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही रियल इशू है और वो टाइम वेस्ट करेगा और उसमें रॉन्ग सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। इनफ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजीज, अगर हमने स्ट्रेटेजीज ही सही से नहीं लगाई हैं, राइट, पुअर सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजीज, या फिर ये कह सकते हैं कि रिव्यू नहीं किया है हमने उसको, स्ट्रेटेजी को एक बार, कि वो सही जा रही है, आगे नहीं जा रही है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्रोसेस से रिलेटेड होती है, वो सभी प्रोसीजरल ब्लॉक के अंदर आएंगी। फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ब्लॉक। इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ब्लॉक में क्या आते हैं? कॉग्निटिव ओवरलोड। कॉग्निटिव ओवरलोड मतलब जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक टाइम पर दे दी जाए तो ये पर्सन के सोचने समझने की कैपेबिलिटी पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। यानी अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसको समझ ही नहीं आता मैं सोल्यूशन ढूंढूं कैसे। तो कॉग्निटिव ओवरलोड भी एक टाइप की प्रॉब्लम है, एक टाइप का ब्लॉक है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ब्लॉक में आएगा। और मैनेजर रिसीव्स मल्टीपल रिपोर्ट्स, ईमेल्स एंड मीटिंग रिक्वेस्ट ऑल इन वन मॉर्निंग, तो उसको प्रॉब्लम होगी सबको एफिशिएंटली मैनेज करने में, जिसकी वजह से पुअर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। कंफर्मेशन बायस, ये भी एक सी सेक्शन में पूछे जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि आ गया है सामने तो उसका जिक्र कर देती हूँ मैं। सी सेक्शन में ये पूछा जाता है अक्सर कि कंफर्मेशन बायस क्या होता है। आप पहले एग्जाम्पल पढ़िए फिर इसको समझाऊंगी। अ रिसर्चर बिलीव्स अ पर्टिकुलर डाइट वर्क्स बेस्ट and only pays attention to studies that supports this views, ignoring newer research showing harmful effect। मतलब जब हमारा मेंटल सेट बन जाता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि जो चीज इसके बारे में, जो चीज अप्रूव्ड है, कंफर्म्ड है, बस वही है, तो जो दूसरा व्यू है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये कंफर्मेशन बाइस कहलाती है। ये तब होता है जब कोई इंडिविजुअल किसी एक ही इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है
जो उसके बिलीफ को सपोर्ट कर रही है और जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है वो उस बात को नहीं मानता। इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम सीइंग द फुल पिक्चर एंड लिमिट्स देयर एबिलिटी टू कंसीडर बेटर ऑल्टरनेटिव। इसकी वजह से क्या होता है कि वो हो सकता है उस चीज को वो सही समझ रहा है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हों, लेकिन क्योंकि वो तो कंफर्मेशन बायस के चलते उसके आगे सोच ही नहीं पा रहा है। तो ये जो कंफर्मेशन बायस है ये हमने कॉग्निटिव में डाली तो है, देखिए यहाँ पर हमने कॉग्निटिव में डाली है, सॉरी ये हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ब्लॉक में डाली है स्पेसिफिकली, लेकिन इसी को आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं कॉग्निटिव ब्लॉक में। समझ रहे होंगे कि क्यों, क्योंकि कंफर्मेशन बायस एक तरीके की प्रॉब्लम है। कुछ कम्युनिकेशन ब्लॉक भी होते हैं, मिसकम्युनिकेशन होना, लैंग्वेज के बैरियर होना, ये भी ब्लॉक्स हो जाते हैं। अगर आप कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत अच्छे से रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो मैसेज है वो ठीक से ना तो डिलीवर होगा, ना दूसरा पर्सन अंडरस्टैंड कर पाएगा, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक है कि टीम लीडर ने कहा कि फाइनलाइज द डिजाइन बट डज नॉट स्पेसिफाई विच वर्जन, तो जो मेंबर है वो पुराने पे ही काम करना शुरू कर देगा, तो रिजल्ट जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम मिसकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो अक्सर इल मैनर्ड, आई एम सो सॉरी, इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम की बात होती है। इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं वो इसकी कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन में का पार्ट प्ले होता है जब आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे होते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस और यूज ऑफ अनफेमिलियर टर्म्स लाइक टेक्निकल jargon और स्लैंग कैन प्रिवेंट क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर लैंग्वेज रिलेटेड कहीं पे इशू हो रहा है तो वो भी कम्युनिकेशन का ब्लॉक बनता है। देन कम्स बिहेवियरल ब्लॉक, देख रहे हैं कितने टाइप के यहाँ पे ब्लॉक्स है। बिहेवियर ब्लॉक्स में वो सारी चीजें आएंगी जो कोई पर्सन बिहेवियर के पार्ट पे दिखाता है, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन, टाला मटोली करना, किसी भी काम को लास्ट डे तक टालना, तो क्या होगा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ठीक से नहीं हो पाएगी। ये इतना रिजिड हो जाना कि कोई नया मेथड ट्राई ना करना और उसी चीज पे लगे रहना, तो उसकी रिजिडिटी भी उसका बिहेवियरल ब्लॉक है। ठीक है, इसके अलावा और भी बिहेवियरल ब्लॉक्स हो सकते हैं, जैसे किसी पर्सन की पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो जाएंगे, जो उसके ट्रेड की फॉर्म में आपको दिखेंगे। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है जो आपको लगता है कि एक इशू है, आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप के ब्लॉग्स पढ़ लिए आपने, आई होप कि आपके माइंड में कोई ब्लॉग ना हो गया हो इतने सारे ब्लॉग्स पढ़ने के बाद। बड़े सिंपल हैं, मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन करे और मैं थोड़ा सा क्विक चली हूँ, आई नो दैट, लेकिन ये बातें इतनी सिंपल है कि आपको मैं एक बार ये और एडवाइस करूंगी कि अपने इजी नोट्स निकाल के एक बार इनको आराम से फुर्सत से पूरा रीड जरूर करना, वर्ड टू वर्ड करना। मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड नहीं चली थी क्योंकि एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड मोर, मैं भी वही वर्ड पढ़ूँ आप भी पढ़े, कोई सेंस नहीं है। कुछ चीजों में जहाँ पे मुझे जरूरत होती है, मुझे पता होता है यहाँ मुझे एक एक बात पढ़ के बतानी है, बहुत जरूरी है, वहां मैं खुद ही नहीं उसको मिस करती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने अगर उसे छोड़ा है तो वो आपके लिए छोड़ा है, आप पक्का उसको एक बार रिव्यू कर लेंगे, और नहीं भी करेंगे ना अगर बाय एनी चांस, मान लीजिए आप एग्जाम के एक दिन पहले ये पार्ट देख रहे हैं, तो दिस इज मोर देन इनफ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कराएंगे, क्योंकि आप वो खिलाड़ी हैं जो लास्ट में बिल्कुल मैदान में उतरे हैं, तो आप तो वैसे भी सब कुछ कर ही लेंगे। लास्ट टॉपिक हमारे एमपीसी 001 का है, ये मैंने अलग से डाल दिया है, कुछ एक आध बार पूछा गया था तो मुझे लगा कि इसको भी ऐड कर देना चाहिए, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि एआई जो है ना वो हमारे न्यू बहुत ज्यादा न्यू लॉन्च है हमारे टॉपिक में, एआई का यूज भी हम रियल लाइफ में ज्यादा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एग्जामिनर को लगे कि चलो एआई से कनेक्ट करके बना दे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एआई का क्या रोल है, आई एम सो सॉरी, इसे हमें कवर करना है। आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेकर आया है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड में। ये बहुत अच्छे से हमें हेल्प करता है, क्योंकि जैसे ह्यूमन की थिंकिंग और लर्निंग पैटर्न है उनको मिमिक करते हुए उसी के हिसाब से ये आंसर करता है। तो वहां पे जो एआई का जो सिग्निफिकेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कैसे हो सकता है कि बहुत स्पीड में काम करके देता है और एफिशिएंट भी काफी होता है, तो एक बड़े डेटा को कम टाइम में कवर कर सकता है, टाइम कंज्यूमिंग लेस होता है, यहाँ पे टाइम का कंजम्पशन काफी कम होता है। एग्जाम्पल है कि इन लॉजिस्टिक एआई कैन इंस्टेंटली कैलकुलेट द मोस्ट एफिशिएंट डिलीवरी रूट्स, और ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, तमाम ऐसे है एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि एआई हमें चीजों को ईजी करके दे देता है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, एआई अपने कुछ एल्गोरिथम का यूज करता है मशीन लर्निंग मॉडल्स का, कि वो सजेस्ट करता है कि क्या सोल्यूशन बेस्ट होगा, तो इससे हमारा गेस वर्क कम हो जाता है, जो हम ट्रायल एंड एरर करते हैं वो एआई कर लेता है, और उसकी हेल्प से हमें डायरेक्ट, मतलब हमें यहाँ पे टाइम कम हो जाता है, यही हमारा टाइम तो सेव करता ही है, हमें बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करता है। रूटीन टास्क का ऑटोमेशन है, एआई हैंडल्स रेपिटेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क, फ्रीइंग अप ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्वर्स टू फोकस ऑन मोर कॉम्प्लेक्स। अब एक ही चीज टाइप की चीज में हम लगे हुए हैं तो वो हम एआई की हेल्प से करा सकते हैं, और खुद मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ खुद से, जहां पर हमारी जरूरत, हमारी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, वहां हम कर सकते हैं।
प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग में बहुत हेल्प करता है। ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या इससे पॉसिबल प्रॉब्लम आ सकती है जो हम नहीं सोच पाते हैं, वो एआई हमें सोच के दे देता है और उसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि हम कहाँ तक जा पाएंगे। कुछ ये पर्सनलाइज सोल्यूशन भी दे सकता है हमें कि जो एक यूजर की तरफ से या दूसरे पर्सन की तरफ से, क्योंकि अगर हम खुद अपनी प्रॉब्लम में हैं तो हम उतना गहराई से नहीं सोच पाएंगे, पर एआई एक दूसरे पर्सन की तरफ से एंगल से भी हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन दे सकता है। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, आप एआई को कमांड दीजिए तो वो आपको क्रिएटिव तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके बता देगा। और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में ये सपोर्ट करता है, जहाँ पे हमें लगता है कि अब हमारा बहुत ज्यादा माइंड थक रहा है तो हम एआई की हेल्प से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प ले सकते हैं। हमारे काम को कुल मिला के ईजी कर देता है। तो यहाँ पर आकर हमने पेपर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपकी तैयारी जो है वो हो चुकी है एमपीसी 001 की। अगर आपने टाइम से पहले सारे वीडियो कवर कर लिए हैं देन यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, क्योंकि अब एग्जामिनेशन में जस्ट आपको एक बार ये वीडियो को रिव्यू करना होगा एंड यू आर गुड टू गो। आई एम श्योर आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करके आएंगे और करके आना है। अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो फिर आपको एग्जाम में दी बेस्ट ही करना है, उसके नीचे का कोई ऑप्शन नहीं है। ये कोई प्रेशर नहीं है मेरी तरफ से, ये जस्ट मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, मेरा काम है आपको बेस्ट विशेस देना, क्योंकि मैंने अपना काम यहाँ पूरा कर दिया है तो दूसरा काम भी मेरा बनता है, वो मैं कर रही हूँ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, डू वेल। और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियोज में जो कि एमपीसी 002 के होंगे। तब तक पढ़ते रहिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।